आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था आरोहण। और यह कहानी कक्षा 12 की पुस्तक अंतराल भाग 2 से ली गई है। इस कहानी को संजीव जी के द्वारा बताया गया है। आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई करना, अर्थात सवार होना। तो सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा था कि इस कहानी में लेखक ने क्या बताया। तो इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से जो समतल स्थानों की तुलना में जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं तो वहाँ का जीवन कितना कठिन, कितना जटिल, दुखद और संघर्षमयी होता है। और साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार से पहाड़ों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से वहाँ का जो जनजीवन होता है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। साथ ही साथ पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन संघर्ष और किस प्रकार से वो प्राकृतिक परिवेश से अपना तालमेल बिठाते हैं। और साथ ही साथ लेखक ने बताया था कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। चलिए, अभी तक हमने इस कहानी के 2 भाग पढ़ लिए हैं। अब हम इस कहानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस कहानी में रूप सिंह, शेखर और महीप नामक लड़के के बारे में पढ़ा था कि जो रूप सिंह और शेखर होते हैं वह माही नामक गांव में जाते हैं, और जो गांव होता है रूप सिंह का। और रूप सिंह 11 वर्ष बाद अपने गांव वापस माही जाते हैं। तो लेखक ने आगे लिखा है कि वो भी क्या संयोग था, शेखर साहब रूप जैसे अतीत में लौट आया। अब जो रूप सिंह था वह अपने अतीत मतलब अपने पुराने समय में लौट गया। वो शेखर साहब से कहते हैं कि वो भी क्या संयोग था, शेखर साहब आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी जरूरत होती। तो हमने अपने कहानी के पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो शेखर कपूर, जो कि शेखर कपूर के जो पिताजी होते हैं वह रूप सिंह के गॉडफादर होते हैं। वही रूप सिंह को अपने साथ पर्वतारोही संस्थान ले जाते हैं और वहां पर रूप सिंह को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं, उसे प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार से वो कठिन से कठिन पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सके। तो रूप से वही सब बातें शेखर को बताते हैं कि किस प्रकार से ये संयोग हुआ कि आपके पापा यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के लिए वो रास्ता भटके और उन्हें मेरी जरूरत बनी, और उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब मैंने भी ना वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने की, ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लेवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। अब जो रूप से होता है वह शेखर कपूर को अपने बचपन के बारे में बताता है कि किस प्रकार से वह अपना गांव छोड़कर मसूरी चला गया था और फिर वह मसूरी में ही रहने लगा। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लेवाता जाए तो कैसा रहे, मगर यह लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। अब जो रूप से था उसके मन में आया कि जो एक महीप नाम का जो लड़का है उसे भी वह अपने साथ मसूरी ले जाएं और वहां पर उसे भी पर्वतों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे। लेकिन वह सोचता है कि ये लड़का तो बिल्कुल ही नासमझ दिखाई देता है, ये तो कुछ भी बोलता ही नहीं है। अब वो लड़का महीप कहता है कि साहब इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे। महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक कर सब फिर घोड़े पर सवार हुए। अब जब महीप ने उनसे कहा कि अगर आप इतनी देर देर भर यहाँ पर रुकेंगे, बातें करेंगे, तो हम लोग वापस कैसे लौटेंगे, मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती, रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। अब जो रूप से है वह महीप से पूछता है कि अब तो लगभग माही सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही बचा है, हमने बहुत सारा रास्ता, बहुत सारी दूरी तय कर ली, अब हमें कुछ ही दूर तक चलना है। अब महीप उसे बताता है बस उस पहाड़ के पीछे, उस डांडी का मतलब होता है पहाड़, तो बस आप उस पहाड़ के पीछे ही आपका गांव माही आ गया है। अब वो रूप से पूछते हैं कि तुमने बताया नहीं, तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से। लड़के ने जैसे ही सुना वह रास्ते में पड़े एक पत्ताने लगा। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा, फिर भी वह पिला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया रूप। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा कि मन ही मन झेप गया, वह भी तो पहाड़ी ही है। अब जब रूप से और शेखर कपूर उस लड़के से अपने उसके घर के परिवार के बारे में पूछ रहे थे तो वह लड़का उन्हें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहा था। आगे हम इस अगली कहानी में आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कि आखिर वह लड़का था कौन और वह इतना चुपचाप
क्यों रहता था। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि चूंकि वह लड़का महीप एक पहाड़ी लड़का था, तो वह कितना पहलवान जैसा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा बल होता था, अर्थात वह बलशाली होते थे। और हम सभी जानते हैं कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वह अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली होते हैं। इसीलिए जो लड़का था छोटा, भले ही वह छोटा था उम्र में, लेकिन किस प्रकार से उसने सफलतापूर्वक वहां पर रास्ते में पड़े पत्थरों को हटा लिया। गांव करीब आता जा रहा था। अब जो माही गांव था वह अब करीब और भी नजदीक आता जा रहा था। बरसों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। कपाट का मतलब होता है दरवाजे। तो बरसों की बंद यादों के जितने भी दरवाजे थे वह अब खुलने लगे थे। एक और शूपिन नदी, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। अब जो रूप से होता है, जैसे ही उसका गांव नजदीक आता है तो उसे अपने बचपन की पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर एक नदी बहती है, एक जंगल होता है, एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसके अपने खेत हुआ करते थे, अपना घर हुआ करता था, अपने परिवार के लोग होते थे, उसके बाबा, उसकी माँ, उसके बड़े भाई और भी बहुत सारे लोग। और साथ ही साथ उसे याद आता है कि यहाँ पर पास में एक दुर्योधन जी का मंदिर है। और अब वो मन ही मन गाना एक गीत गाता है कि ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। मतलब कि वो कितने दिन से, कितने वक्त से वो अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहा, इसलिए वो अपने घर परिवार को यहाँ पर याद कर रहा था। आगे लिखा है कि बहुत पुराने लोगों ने में से किसी किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं। लेखक ने यहाँ बताया है कि जो पहाड़ी के जो बहुत पुराने लोग थे, जो पूर्वज होते थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर अंग्रेजों को देखा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वह उन्होंने भी हमारे पहाड़ के बहुत सारे हिस्सों को बसाया था, और उन्होंने ही मसूरी को बसाया, और पहाड़ी में जितने भी शहर हैं उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए थे। इसीलिए लेखक ने यहाँ लिखा है कि बहुत सारे लोग पुराने लोगों में से किसी ने ही लाल पलटन के अंग्रेजों को यहाँ पर देखा था, नए लोगों ने नहीं देखा। 200 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह महीना सितंबर का था, दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहाँ ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। उनकी आंखों में अंग्रेजों को देख के कुछ डर भी था, कुछ संशय भी थे और कुछ जिज्ञासा भी थी। रूप की नजरें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। तो लेखक ने यहाँ पर बताया कि जब पहाड़ों में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो किस प्रकार से पहाड़ी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे, और जो अंग्रेज वहां पर आए हुए थे उन्होंने ठंड से बचने के लिए बहुत ही गर्म पोशाकें पहन रखी थी, और वहां पर जितने भी पहाड़ी लोग थे वह अपने घरों से निकल आए थे। और साथ ही साथ वो अंग्रेजों को एकदम से उनके यहाँ पर इतने सारे अंग्रेज आ गए तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। लड़का एक सयाने सही शाह था, अपनी थकान भूलकर अपनी हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। अब यहाँ पर लेखक ने महीप नामक का जो बच्चा था उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो लड़का है वह एक सयाने सईस के जैसा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया, और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है, ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। अब जब रूप सिंह और शेखर कपूर जब अपने अपने गांव पहुंच गए तो वहां पहुंचकर उन्होंने लड़के को उसका मेहनताना, उसका पारिश्रमिक दिया, और साथ ही साथ उससे निवेदन किया कि रात बहुत हो रही है और आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर तुम चाहो तो यहीं पर विश्राम करके सुबह निकल जाना। लेकिन जो लड़का होता है वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, मतलब वह ना तो ना बोलता है और ना ही हाँ बोलता है। तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा कि यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब उस लड़के ने, उस महीप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रूप से उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित हो, यहाँ मेरा घर है और तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो लड़का था, तो लड़के ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीठ फेर कर नोटों को गिनने में मशगूल रहा। मशगूल एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है व्यस्त होना। अब तो जो रूप से जब निवेदन करता है उस लड़के से कि तुम भी यहाँ पर रात रुक जाओ, सुबह चले जाना, तो वो लड़का किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि पीठ फेर कर अपने नोटों को गिनने में व्यस्त हो जाता है। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा, और जब
रूप और शेखर कपूर ने एक बात को देखा, इस बात को नोटिस किया कि वो जो बच्चा है वह अपने धंधे के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है, कि उसने अपना काम पूरा कर दिया, उसने अपनी सवारी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, अब उसे उनसे कोई मतलब नहीं, अर्थात वह अपनी अगली सवारी ढूंढने के लिए वो बच्चा निकल पड़ा। अब वो आगे बढ़कर एक बूढ़े के पास पहुंचे। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओर बनाकर उसे देखे ही जा रहा था। अब जो वहां पर उन्हें एक बूढ़ा मिला, वह उन्हें लगातार देखे ही जा रहा था। क्योंकि वह एक पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी लोगों की भाषा अलग होती है, इसीलिए वह अपनी भाषा में रूप से और शेखर कपूर से पूछते हैं कि कहाँ जाना है साहब। तो रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम से हुआ करते थे, जिनके भूप से और रूप से 2 बेटे थे, वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। तो अब जो बूढ़ा व्यक्ति रूप से पूछता है कि आप साहब आप लोग को कहाँ जाना है, तो रूप से अपना परिचय देता है और कहता है कि बाबा यहाँ पर 11 साल पहले राम से नाम का व्यक्ति रहते थे, जिनके 2 बेटे थे और उनका घर यहाँ पर हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर हुआ करता था। अब बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की सलाह हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था, चूंकि उसकी उम्र काफी हो गई थी, इसलिए वो उसे पहचानने में उसे असमर्थता हो रही थी। इसीलिए लेखक ने लिखा है कि बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की सिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई तो उसे जोड़ने सजाने लगा। गढ़वाली एक प्रकार की भाषा है, तो लेखक ने, चूंकि गढ़वाली पहाड़ों की भाषा है, इसलिए लेखक ने कहा है कि रूप सिंह को अब जितनी भी गढ़वाली भाषा याद थी, वह उसी भाषा में अब उस बूढ़े व्यक्ति से बातें करने लगा और उनसे कहने लगा कि बाबा एक भूप से रूप से 2 भाई हुआ करते थे। इस भाषा इस पूरे वाक्य का मतलब है कि एक भूप सिंह और रूप सिंह नामक 2 भाई हुआ करते थे। अब बूढ़ा कहता है हाँ। इस बार बूढ़े के होंठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहले भाग गई हो छाई। अब वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि रूपसेन और धूपसेन नामक 2 भाई हुआ करते थे, लेकिन जो रूपसेन था वह तो बहुत पहले यहाँ से भाग गया था। अब वो कहता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं ही रूपसेन हूँ तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो। तो वो रूपसेन कहता है कि तो ये मजाक भी नहीं है दादा, त्रिलोक सिंह जी। अब जो उस बूढ़ा व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति था, उसका नाम था त्रिलोक सिंह जी। तो रूपसेन बताता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही वही रूपसेन हूँ तो आप क्या समझेंगे। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पैर छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण करना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम था त्रिलोक सिंह, तो वो रूप सिंह की इतनी आत्मीयता को अभी भी ग्रहण नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन। तो जो वृद्ध व्यक्ति त्रिलोक सिंह जी के पास एक जो और व्यक्ति खड़ा था, वह पूछता है कि रूप सिंह जी आप इतने दिन कहाँ थे। तो रूप सिंह बताता है कि मैं पर्वतारोहण संस्थान पर था। तो वो त्रिलोक जी पूछते हैं कि वो क्या चीज है, मतलब कि पर्वतारोहण संस्थान आखिर क्या चीज है। तो रूप से उन्हें बताते हैं कि जो पर्वतारोहण संस्थान होते हैं वह हमें पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं। अब जो त्रिलोक से पूछता है कि के वास्ता मतलब किस लिए वह हमें पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं। गड़बड़ा गया रूप उनकी इस जरह पर। बाबा कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं, सरकार इसी के लिए 4000 तनख्वाह देती है हमें। अब जो त्रिलोक सिंह जी होते हैं वह रूप सिंह से पूछते हैं आखिर पहाड़ चढ़ना भी किसी को सिखाया जाता है। तो रूप से इस बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया और वो बोलता है कि बाबा पहाड़ों पर चढ़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सरकार हमें इस काम के लिए 4000 रुपए महीने तनख्वाह देती है। तो अब त्रिलोक सिंह जी होते हैं वह अपनी भाषा में कहते हैं, लिया सुन लिया एक ही बात। तो लोग बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा कि यह कहता है कि एक रूप से चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूं कि सरकार इसको सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतनी 4000 तनख्वाह देवे हैं, ये क्या बात हुई, कैसी अहम है यह सरकार। शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया गया रूप। अब जब त्रिलोक सिंह जी ने उसका अपमान किया कि भला पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी किसी को सरकार पैसा देती है, तो ये सब बातें सुनकर जो रूप सिंह होता है वो थोड़ा सा खिसिया जाता है। उससे पूछता है कि आप कभी नीचे नहीं गए, के वास्ता नीचे। तो वो त्रिलोक सिंह से रूप सिंह पूछता है कि क्या आप कभी नीचे बस्ती में नहीं गए हैं। तो त्रिलोक सिंह जी कहते हैं कि किस लिए मैं नीचे जाऊं। तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया, खैर अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। और अब जो रूप सिंह और शेखर होते हैं वह त्रिलोक सिंह जी से घर जाने की आज्ञा देते हैं। अब त्रिलोक सिंह जी कहते हैं घर,
तो वो बोलता है हाँ घर, घर तो ऊपर ओढ़ी के चली, गेछू बेटा वो उधर। अब वो अपनी भाषा में उससे कहते हैं कि तुम्हारा घर तो अब बहुत ऊपर है। तो लोग सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नजर, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शनाख्त ओझल हो गई। शनाख्त एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहचान। तो जो त्रिलोक सिंह जी थे वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा घर तो बहुत ऊपर बन गया है। तो रूप से पूछते हैं कि मेरे बा और बाबा अब कहाँ पर गए। तो वो बताते हैं कि वो तो और भी ऊपर है, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत साल पहले एक हादसे में, मतलब एक भूस्खलन का हादसा हुआ था। उस वक्त जो रूप सिंह के माँ बाबा और उनका पूरा घर था वह पूरी तरीके से जमीन में दफन हो गया था। किसी का कोई नामो निशान भी नहीं बचा था। ये सब सुनकर रूप सिंह उदास हो गया। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखा। कुछ देर बाद रूप भर रहा है गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना? जब रूप सिंह को पता चला कि अब उसके घर में उसके माँ बाबा और उसका घर नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह डरते डरते पूछता है कि क्या उसके बड़े भाई अभी जिंदा हैं? तो त्रिलोक सिंह जी कहते हैं कि भूप को रुको, वो जिंदा है, उसको मैं अभी बुलाता हूँ। बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम पहाड़ों में किसी व्यक्ति को आवाज लगाते हैं तो वह पहाड़ों में आवाज गूंजती है। उसी प्रकार जब त्रिलोक सिंह ने भूप सिंह को पुकारा तो उनकी आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आह्वान कर रहा था। अब रूप से इस बात से घबरा रहे थे कि वाकई में उनका जो भाई है वो जिंदा है भी या नहीं, या त्रिलोक सिंह जी उनकी आत्मा को बुला रहे हैं। अब जो शेखर कपूर होता है वह पूछता है कि कितने लोग हैं वहां। एक औरत ने, वहां पर खड़ी औरत ने बताया कि अरे वो है, मतलब भूप सिंह जी है, उनकी घरवाली मतलब उनकी पत्नी है और उनका एक बेटा है। लेकिन उनका जो बेटा है वह यहाँ पर नहीं रहता है। आगे के शब्द रोक लिए थे उन्होंने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वाई लेवा लाए ना घोड़े पर, आपको किसी लड़के ने बताया। अब वहां पर एक जो लड़का उपस्थित था वह उस महीप नामक लड़के को पहचान गया था और उसने रूप सिंह को बताया कि जो लड़का आपको यहाँ पर मतलब माही गांव तक घोड़े पर बिठा कर ले आया है वही तो भूप सिंह का लड़का है। तो यह सब बातें सुनकर रूप सिंह को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो रूप ने मुड़कर देखा तो महीप वहां पर नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। और अब जो महीप नामक जो बच्चा होता है वह अपना काम करके अपने वापस से अपनी जगह पहुंच जाता है। उनकी आंखों में उसका अक्ष छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया। शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज, मतलब ये कैसी बात है कि आप, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा हमारे साथ था, मैं यहाँ तक छोड़कर आया और हम उससे पहचान भी नहीं पाए। भूप तो एक किसी से बात ही नहीं करता। अब जो त्रिलोक सिंह जी हैं वो बताते हैं कि भूप से यहाँ पर किसी से बात नहीं करता। एक काम कर, तुम, शाम होने वाली है, देर मत करो, इस पहाड़ पर चढ़ जाओ, वहां पर भूप सिंह रहता है और तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। अब वो रूप सिंह कहता है कि इस पहाड़ पर वह कुछ परेशान हुआ कि मतलब इतने बड़े पहाड़ पर अब वो लोग इतनी रात में कैसे चढ़ेंगे। तो वो कह रहा है, क्यों, अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं, सरकार इस काम का वास्ते तुझे 4,000 तनख्वाह देती है। अब जब त्रिलोक सिंह जी रूप सिंह का चेहरा देखते हैं कि वह उस पहाड़ की ऊंचाई से उसे डर लगने लगा था, तो वह उससे कहते हैं कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और पहाड़ पर चढ़ने के लिए सरकार तुम्हें तनख्वाह भी देती है, और अब क्या हो गया, अब तुम इन पहाड़ों को देखकर डरने क्यों लगे? वो बात नहीं है दादाजी। अब रूप सिंह कहता है कि वो बात नहीं है दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी रस्सों, खुलाड़ी और दूसरी चीजों के सहारे चढ़ते हैं, यहाँ तो साथ नहीं लाए। अब जो रूप सिंह है वह बताता है कि हम तो पहाड़ों पर चढ़ने का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है और हम पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अपने साथ बहुत सारे उपकरण रखते हैं, जैसे खूंटी, रस्सी, कुल्हाड़ी और दूसरे चीजों की सहायता से ही हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अथवा मैं पहाड़ पर चढ़ने में असमर्थ हूँ, मैं बिना किसी सहायता के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। अब त्रिलोक की आंखें झुर्रियों की दलदल से ऊपर उछल गईं और वो कहता है, अच्छा इतना सारा इंतजाम होवे, अब तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे, बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिया। अब जब सबने सुना कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इन्हें बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, जबकि ये तो पहाड़ी लोग होते हैं, वह बिना किसी चीज की सहायता से, बिना किसी उपकरण की मदद से वह स्वयं ही पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, तो वह रूप सिंह की इस बातों पर हंस पड़े। और बाद में वो कहता है, त्रिलोक सिंह जी, अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रोण की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई। तो किसी ने वहां पे आवाज लगाई कि जो भूप सिंह नामक जो व्यक्ति है वह तो यहीं चला आ रहा है, और सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। तो अभी तक हमने इस कहानी में जाना है कि जो रूप सिंह
और शेखर कपूर होते हैं वह माही गांव में पहुंच जाते हैं और जब माही गांव में पहुंचकर उन्हें त्रिलोक सिंह जी मिलते हैं और त्रिलोक सिंह जी उन्हें बताते हैं कि अब रूप सिंह के घर में उसके माँ बाबा और उसका घर नहीं बचा है। बहुत सारे भूस्खलन के घटना के दौरान वो सारे अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं और अब यहाँ पर सिर्फ उसका बड़ा भाई बचा हुआ है। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि रूप सिंह बताता है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही साथ उसे सरकार के द्वारा हर महीने 4,000 रुपए महीने भी मिलते हैं। अब जो त्रिलोक सिंह जी होता है, चूंकि वह तो पहाड़ी लोग हैं, उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि पहाड़ों पर चढ़ने का भी कोई प्रशिक्षण होता है। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान है, इसीलिए वो लोग रूप सिंह का मजाक बनाते हैं और अंत में रूप सिंह को उसके बड़े भाई भूप सिंह जी मिल जाते हैं। हमारी इस कहानी का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।